इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास किस प्रकार होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक नवजात शिशु में भी संवेगों की अभिव्यक्ति होती है और जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें ये अभिव्यक्ति स्पष्ट होती जाती है। बाल्यावस्था में जो एक बच्चा होता है उसके इमोशंस फ्रीक्वेंट होते हैं और वो सामान्य संवेग जैसे कि क्रोध, डर और खुशी की अनुभूति कर पाता है और दिखा पाता है। एक छोटे बच्चे के जो संवेग होते हैं वो बेसिकली किन्हीं वस्तुओं के प्रति होते हैं। यदि उनके सामने कंक्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है, तो वो अपने संवेगों का प्रदर्शन करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। एक और विशेषता जो एक बच्चे के संवेग में आती है कि ये टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलते और बच्चों में संवेगों में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे अभी उनके मूड किसी और प्रकार का होगा, कोई और संवेग अभिव्यक्त कर रहे होंगे और वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो उनका संवेग दूसरा होगा। इसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने संवेगों को छुपा नहीं पाते और उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, किन सामाजिक परिस्थितियों में वो उपस्थित हैं। जैसे एक वयस्क व्यक्ति अपने संवेगों का प्रदर्शन परिस्थिति के अनुसार करता है, लेकिन बच्चों के लिए ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है उसके संवेगों में वैरायटी आती जाती है, विभिन्नता आती जाती है और संवेगों का विस्तार होता जाता है। जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में गुस्सा और कहना चाहिए निराशा वो आक्रामकता के रूप में दिखाई देती है और जिसकी वजह से एक ओवर्ट एग्रेसिव बिहेवियर उनमें देखने में आता है, जैसे पंचिंग, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना या किसी से ऊंचे स्वर में बात करना, गालियां देना, ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों में दिखाई देने लग जाती है। इसी के साथ बच्चे जो हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो दूसरों के संवेगों को समझने लगते हैं और उनका अपने संवेगों पर कंट्रोल होने लगता है। वो अपने संवेगों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करनी है ये रेगुलेट करना सीख जाते हैं। अब बच्चों में जो सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस हैं, यानी कि जो स्वयं से संबंधित संवेग हैं वो प्रदर्शित होने लगते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे में आत्म संप्रत्यय का विकास होने लग जाता है और उसे ये समझ में आता है कि इस वजह से मैं अच्छा नहीं लग रहा या ये मेरे से गलती हो गई सबके सामने, और इस कारण वो शर्म और अपराध जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से करने लग जाता है। साथ ही साथ क्योंकि एक बच्चा अब घर से निकल के सामाजिक परिस्थितियों में जाने लगा है, दोस्तों के साथ विद्यालय में या अन्य जगह पर, तो उसमें जो सामाजिक व्यवहार से संबंधित इमोशंस हैं, सहानुभूति या जो सहयोग की भावना दिखाने वाले वो संवेग भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार जब हम बात करें लेट चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था की, तो बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं और उनको उनमें समझ का विकास हो गया है, उनका संज्ञानात्मक विकास बेटर हो जाता है। तो अब उनके जो इमोशंस हैं वो केंद्रित होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। कभी कोई सा संवेग दिखाते हैं और कभी कोई सा, लेकिन फिर भी एक जो छोटा शिशु है जो शुरू में बाल्यावस्था में बच्चे जिस प्रकार के संवेग दिखा रहे हैं उससे उनका पैटर्न बेटर हो जाता है। अब जो है बच्चे
अमूर्त चीज़ों के लिए भी संवेग दिखाने लग जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी वो संवेग दिखाएंगे। जैसे जो चीज़ें उनके सामने उपस्थित नहीं है उनके बारे में भी उनमें संवेग देखने में आते हैं। जैसे वो डर, अंधेरे से डर, और जैसे किसी बीमारी से डर, इस प्रकार के संवेग भी उनमें देखने में आते हैं। चिंता करना सीख जाते हैं, तो इस तरीके से उनके संवेगों का दायरा ज़्यादा हो जाता है। एक और विशेषता जो लेट चाइल्डहुड में देखने में आती है कि इन जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के संवेगों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अब उनकी निर्भरता दूसरे लोगों पर है, और वो बहुत सुझाव ग्रहणशील होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से दूसरे व्यक्ति के संवेग उनके संवेगों को प्रभावित करते हैं। जैसे माता पिता को क्रोध में देखकर बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, या बड़े भाई बहन को रोता देख बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से उनके संवेग कंटेजियस होते हैं। अब क्या है कि इस समय बच्चे बड़े हो गए हैं, और जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो समूह में रहना लग जाते हैं, और जो सोशल यूनिट्स हैं उनके मेंबर बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे उनकी जो स्वयं के प्रति संवेग है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जो संवेगों की अभिव्यक्ति है उसमें भी जो तीव्रता है वो भी कम हो जाती है, लेकिन वैरायटी ऑफ इमोशंस अब वो दिखा सकते हैं। इस समय बच्चों को ये पता होता है कि समाज में मुझे कौन कौन सी भूमिका मिली हुई है, और साथ ही वो तरह तरह के स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी लगाते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होने लग जाती है, इसलिए जो उनका क्रोध और आक्रामकता है वो चैनलाइज हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। अब जो गुस्सा बच्चा ऑब्जेक्ट्स पे दिखा रहा होता है वो उसका जो रूप परिवर्तन होके वो खेलों में दिखाई देता है। इसी प्रकार से बच्चा जो है संवेगों को नियंत्रित करना भी सीख जाता है। अब वो अपनी असफलताओं से निराश नहीं होता, क्योंकि अब पहले वो निराश होकर दुखी होना सीख चुका है, तो अब इस निराशा का स्वरूप या दुख का स्वरूप पहले से काफ़ी कम होता है। अब हम ये देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था में जब बच्चा इस स्टेज में पहुंच गया है, तो उसमें संवेगों का पैटर्न किस प्रकार का होता है। तो एक बालपन में बच्चे में जिन संवेगों का विकास हो चुका, उनके बाद जो उत्तर बाल्यावस्था में जो जो संवेग अब उपस्थित हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एक मुख्य संवेग उत्तर बाल्यावस्था में देखने में आता है वो है फियर। फियर मतलब डर। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है, यानी हम उत्तर बाल्यावस्था कह रहे हैं 7 साल से बड़े बच्चे को, तो उसका जो कंक्रीट स्टिमुलाई से जो डर है, मूर्त वस्तुओं से जो डर था वो अब पहले से कम होने लगता है, और जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो दिखाई नहीं देते, इमेजिनरी हैं, फैंसीफुल हैं, सुपर नेचुरल हैं, उनसे बच्चा डर को प्रत्यक्षीकृत करने लगता है। जैसे कि बीमारी या अंधेरा, या बात करें मृत्यु का डर, इस तरीके के बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है, और वो चीज़ों को अमूर्त रूप में भी समझने लग जाते हैं। तो अब जो उनका डर का केंद्रीकरण है, ऑब्जेक्ट्स दूसरे होने लगते हैं। साथ ही साथ बच्चों में क्योंकि वो सोशल सिचुएशंस में अब जाने लगे हैं, तो अब उनका जो डर का प्रकार है उसमें असफलता का डर भी जुड़ जाता है। जैसे विद्यालय में फेल होने का डर, जैसे परीक्षा में फेल होने का डर, या दूसरे बच्चों की तुलना में पीछे रहने का डर। और सामान्यतः ये जो प्रवृत्ति है गर्ल्स में ज़्यादा देखने में आती है, और बॉयज़ में गर्ल्स में डर का नेचर थोड़ा सा अलग होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगर की, यानी कि क्रोध की। जैसे
हाँ, मैंने बताया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसमें संवेगों का विकास होता जाएगा, उसके जो दायरा है वो फैलता जाएगा। तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो हैं क्रोध का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में भी बच्चे क्रोध दिखा रहे होते हैं, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में इसका जो ज़्यादा परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चे में क्रोध उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि ये वो समय है जब बच्चे में स्वतंत्रता की भावना, स्वायत्तता की भावना ज़्यादा हो जाती है, और जब उसकी किसी भी एक्टिविटी को इंटरप्ट किया जाता है, उसमें बाधा डाली जाती है या उसकी आलोचना की जाती है या दूसरे बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है, तो उसे गुस्सा आता है। और इसके अलावा उसे तब भी गुस्सा आता है जबकि उसको किसी ऐसे कार्य के लिए कहा जाता है, डांटा जाता है जो उसने नहीं किया होता, या उसे किसी भी वजह से सजा दी जाती है, तो वो क्रोध में आ जाता है। साथ ही साथ वो दूसरी परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है, जैसे जब वो किसी को चोरी करते देखता है, झूठ बोलते देखता है, गलत काम करते देखता है, तो उसे पता लगता है, क्योंकि अब उसमें एक समझ विकसित हो चुकी होती है। और एक और परिस्थिति है जब उसे लगता है कि वो अपने जो अचीवमेंट्स हैं, वो उसके गोल तक नहीं पहुंच पा रहे, जो वो उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है वो उसे नहीं मिल पा रहा, तब भी बच्चा फ्रस्ट्रेट फीलिंग करता है। फिर आ जाती है जेलसी। जेलसी का मतलब ईर्ष्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग इमोशन है, क्योंकि इसका प्रदर्शन छोटे बच्चे भी कर रहे होते हैं, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था में। और इसका जो जन्म होता है वो आमतौर पर बच्चे में सिबलिंग राइवलरी की वजह से होता है, यानी कि जब बच्चा ये देखता है कि माता पिता दूसरे भाई बहन को भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या उसको भी प्यार कर रहे हैं, तो बच्चे में एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और ये ईर्ष्या विस्तृत हो जाती है, एक अलग रूप ले लेती है जबकि वो स्कूल में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक बात तो ये है ही कि मेरे माता पिता मेरे भाई बहन को प्यार कर रहे हैं, वो जलन तो उसमें है ही। और अब जब मैं स्कूल जाऊंगा तब तो उसको और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, ये सोचकर उनमें और ज़्यादा ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और ज़रूरी नहीं केवल सिबलिंग राइवलरी हो, इसके अलावा भी बच्चे में स्वाभाविक रूप से भी ईर्ष्या का जन्म हो सकता है, और अपनी ईर्ष्या का ट्रांसफ़र वो दूसरे अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनकी तरफ करने लगता है। और आमतौर पर ये बच्चे वो होते हैं जो कि क्लास में एक्सेल कर रहे हों, टीचर्स के प्रिय हों, या स्पोर्ट्स में आगे हों, या उनके पास कुछ ऐसी वस्तु हो जो कि बच्चे के पास ना हो। और एक बाल्यावस्था में बच्चे की जो ईर्ष्या का प्रदर्शन है वो लड़कर, रोकर, झूठे किस्से कहानियाँ, बोस्टिंग जिसे हम कहते हैं, वो सुनाकर, दूसरे को चिढ़ाकर, या लड़ाइयाँ शुरू करने में, इस तरीके से वो अपनी ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। और कई बार वो टोंट करना, झूठ बोलना, या बेईमानी करने जैसे इमोशन जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी शो करता है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके जो बाह्य व्यवहार है वो कम होते जाते हैं ईर्ष्या से संबंधित। अब जो ईर्ष्या का प्रदर्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट इमोशन उत्तर बाल्यावस्था तक बच्चे में देखने में आता है वो है क्यूरियोसिटी या उत्सुकता। क्यूरियोसिटी छोटे बच्चों से ही एक छोटी अवस्था, छोटी आयु से ही बच्चे में देखने में आती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपनी जो एक्सप्लोर करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाती है। वो चीज़ों को डायरेक्टली एक्सप्लोर भी करता है, प्रत्यक्ष रूप से भी खोजबीन करता है, साथ ही साथ उससे संबंधित जानकारी हासिल करने की भी कोशिश करता है। इसके लिए वो प्रश्न भी पूछता है, और अब उसे समझ में आने लग जाती है तो वो
किताबों की सहायता भी लेता है, और साथ ही साथ आजकल तो इंटरनेट भी अवेलेबल है। इस तरीके से बच्चा अपनी खोज के दायरे को बढ़ाते हुए और चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करता है। फिर नेक्स्ट फैक्टर जो बाल्यावस्था में बच्चों में देखने में आता है वो है अफेक्शन। प्रेम और प्रेम तो बच्चा बचपन से ही समझता है और दिखाता भी है। अफेक्शन शो करने का जो तरीका है, एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे पुचकारना, लाड़ दुलार करना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो अभिव्यक्ति थोड़ी संतुलित और सीमित हो जाती है। जैसे बच्चे टीन एज में जाते जाते उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उन्हें कोई इस तरीके से लाड़ लड़ाए या पुचकारे। अभिव्यक्ति तो रहती है लेकिन उसके तरीके बदल जाते हैं। अब वो जिन व्यक्तियों से प्यार करते हैं, जिनसे अफेक्शन चाहते हैं, उनके समीप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ना उसका जो बाह्य एक्सप्रेशन है उससे ज़्यादा वो उसके जो इंटरनल एक्सप्रेशन है उससे ज़्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट जो इमोशन आता है वो है जॉय, खुशी या प्रसन्नता। अब बच्चों में अपनी जो अभिव्यक्ति है इमोशंस की वो स्पष्ट होने लगती है, और बच्चे खुशी की जो एक्सप्रेस करना है वो स्पष्ट हो जाता है। बच्चे उन सभी चीज़ों से जॉय प्राप्त करते हैं, खुशी प्राप्त करते हैं जिसमें वो पहले डर भी सकते थे। जैसे किसी तेज आवाज़ से या किसी, जैसे जोकर से छोटे बच्चे डरते हैं, लेकिन अब उन्हें देखकर जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। तो अब उनका जो जिन चीज़ों से वो आनंदित होते हैं वो संदर्भ परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी समझ भी विकसित हो जाती है, तो ऐसे बच्चे अब विभिन्न तरीके के खेल और चुटकुलों, जोक्स वगैरह से भी आनंदित होते हैं। जो भी एक्टिविटी में उन्हें ऐसा लगता है कि हम सुपीरियर हो गए हैं, और जैसे कोई कार्य उन्हें करने को मना किया गया है और वो उस कार्य को कर पाते हैं तो भी उनमें उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें जॉय की फीलिंग होती है। तो बच्चे किस बात से खुश हों आप नहीं जानते, लेकिन बच्चे अब जॉय की फीलिंग उनमें डेवलप हो गई होती है। तो आज हमने देखा कि एक बच्चे में बाल्यावस्था में कौन कौन से इमोशंस डेवलप होते हैं और किस तरीके से परिलक्षित होते हैं, उनका जो संवेगात्मक विकास है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक बच्चे में गत्यात्मक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं और किस प्रकार से होता है। थैंक यू फॉर नाउ।